गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नगरीय भूगोल का नया टॉपिक, नगर के संरचनात्मक विकास की शक्तियां, प्रक्रियाएं, प्रवृत्तियां अथवा सिद्धांत। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। नगर की आंतरिक संरचना का तात्पर्य नगर की इमारतों व उसके निर्मित भूभाग के प्रारूप एवं ढांचे का अध्ययन करने से है। यह नगरीय ढांचा नगर के विकास, उत्पत्ति व उसके कार्यों की अभिव्यक्ति करता है। नगर की भूमि पर औद्योगिक इकाइयां, व्यापारिक क्षेत्र, प्रशासकीय क्षेत्र, रिहायशी मकानों का जमाव मिलता है। इनके साथ साथ सड़कों की बनावट का ढंग आदि भी आंतरिक संरचना का प्रतीक होता है। नगर के कार्यात्मक एवं भौतिक स्वरूपों के विकास के लिए कुछ प्रक्रियाएं अथवा प्रवृत्तियां कार्य करती रहती हैं, जिन्हें शक्तियां या सिद्धांत भी कहा गया है। कोबी ने ऐसी दो आधारभूत शक्तियों की व्याख्या की है, जबकि आगे चलकर डिकिंसन ने बताया है कि नगरों की स्थानात्मक कार्यात्मक संरचना तीन प्रकार की मौलिक शक्तियों का परिणाम होती है, जिनमें प्रथम दो कोबी द्वारा वर्णित शक्तियां हैं। इसके अलावा नगर की आंतरिक संरचना पर दो बातों का प्रभाव सामूहिक रूप से पड़ता है। एक तो है प्राकृतिक कारक और दूसरा है सांस्कृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में धरातलीय दशा, ढाल की मात्रा एवं दिशा, मिट्टी की विशेषता, जल प्रवाह, जलवायु की दशा, जल की उपलब्धता, बसाव स्थान की स्थिति आदि कारकों का नगर की आंतरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, यदि नगर नदी किनारे स्थित है तो उस नगर की संरचना का विस्तार नदी के प्रवाह मार्ग के अनुरूप होगा। यह विशेष रूप से प्रमुख सड़कों के विस्तार पर प्रभाव डालती हैं। आगरा, दिल्ली यमुना नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ के अनुरूप अपनी आंतरिक संरचना रखते हैं। वह सड़कों का विस्तार एवं दिशा इसी के अनुरूप है। बेंगलुरु महानगर में समोच्च रेखाओं व जलाशयों, उदयपुर में जलाशयों व पहाड़ियों, मसूरी व शिमला में समोच्च रेखाओं ने सड़कों के विन्यास पर प्रभाव डाला है और इन नगरों की आंतरिक संरचना को इनके अनुरूप विकसित किया है। जबकि सांस्कृतिक कारक में नगर को बसाने वाले लोगों के रीति रिवाज, विचार, तकनीकी ज्ञान, धार्मिक संस्थान, पुराना बाजार स्थल, नगरीय चारदीवारी, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि बातें नगर की आंतरिक संरचना पर प्रभाव डालती हैं। जयपुर महानगर इसका एक उदाहरण है। यह सब विशेषताएं एक नाभि के रूप में कार्य करती हैं, जिनके चारों ओर फैलकर नगर का आंतरिक ढांचा विकसित होता है। इस नाभि से जाने वाली सड़कों का प्रसार विशेष महत्व रखता है। बीएल मेहता के अनुसार जयपुर नगर की नई सड़कें सीधी हैं, जो इसके ग्रिड प्रारूप का ही विस्तार मात्र है। नगर में केंद्रीय व्यापार उसी स्थान पर पाया जाता है जहां पर नगर के विभिन्न भागों से चौड़ी सड़कें आती हैं। वह इस स्थान पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। इस केंद्रीय भूभाग पर वही कार्य अधिक विकसित होते हैं जो उस बसाव स्थान का अधिक मूल्य दे सकते हैं। स्पष्ट है कि आंतरिक संरचना गतिशील होती है। समय के साथ साथ यह अपनी विशेषता व विस्तार में परिवर्तन कर लेती है। केंद्रमुखी शक्तियां, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, जो नगर के केंद्रीय भागों की ओर सभी चीजों को आकर्षित करने का काम करती हैं। अपकन केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जो नगर केंद्र से दूर रखने, फैलाने या अलग करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तीसरा है स्थानात्मक विभिन्नीकरण की शक्तियां, फोर्सेस ऑफ स्पेशियल डिफरेंशिएशन, जो व्यक्तियों, कार्यों एवं निर्माणों के स्पष्ट क्षेत्रीय इकाइयों या समूह के रूप में अलगाव के लिए कार्य करती हैं। नगर के प्रमुख केंद्र के अस्तित्व में आते ही केंद्राभिमुखी शक्तियां अपना कार्य शुरू कर देती हैं। कोबी ने पुनः 5 प्रकार की केंद्राभिमुखी शक्तियों की व्याख्या की है। पहला, स्थलाकर्षण,
शहर की साइट का आकर्षण शहर के केंद्र में लोगों और व्यवसायों को आकर्षित करती है। दूसरा, कार्यात्मक सुविधा। शहर के केंद्र की पहुंच लोगों और व्यापार को आकर्षित करती है, जैसे सीबीडी में काम करने और व्यवसाय करने में सुविधाजनक स्थिति होती है। तीसरा, कार्यात्मक चुंबकत्व। समान कार्यों के साथ व्यवसायों द्वारा बनाया गया पारस्परिक आकर्षण, जैसे बैंक, निवेश, बीमा, कानूनी और वित्त कंपनियां व्यवसाय को आसान बनाने के लिए शहर में एक साथ क्लस्टर करती हैं। आप देखें, कोटा का जो एरोड्रोम सर्कल है, वहाँ अधिकांश बैंक कोटा की स्थित हैं, तो वो एक क्लस्टर के रूप में वहाँ कार्य कर रही हैं। कार्यात्मक गौरव। शहर के केंद्र में पता लगाने और एक प्रतिष्ठित पता होने के फायदे एक व्यवसाय की स्थिति के लिए अच्छा हो सकता है। तथा पांचवा, मानवीय सूत्र। नगर की जो प्रारंभिक विकास है वो केंद्राभिमुखी शक्तियों का परिणाम होता है। प्राचीन काल में भारतीय नगरों में नदी के सीमांत भाग में नाभिक के रूप में कार्य किया। यह बहुत शीघ्र ही सघन रूप में बस गया। यहाँ पर अनेक कार्य मिश्रित रूप में फैल गए। चार दीवारी नगरों व कस्बों में राजाओं ने प्रशासन, शिक्षा, न्यास संबंधी कार्यों को किलों व महलों में स्थापित किया, जबकि बाजार व सभा स्थल नगरों के मध्य भाग में स्थापित हो गए। मध्यकालीन युग में किलों व किलेनुमा कैंपों ने अपने चारों ओर फैले क्षेत्र के लिए सुरक्षा, आश्रय व साथ साथ प्रशासन की सीट के रूप में कार्य किया। शांत वातावरण की स्थापना के साथ साथ व्यापार व वाणिज्य का विकास हुआ और यह कार्य नगर के मध्य भाग में अपना स्थान जमाने लगे। नदी के किनारे के वह भाग जहां पुल बन गए या जहां नाव्य मार्ग की सुविधा थी, वहां पर सभी प्रकार के व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों का जमाव हो गया। नगरों के व्यापार क्षेत्र अर्थात सघन बसे क्षेत्र, जैसा कि दिल्ली का चांदनी चौक, वाराणसी का गोदलिया चौक बाजार, क्रमशः यमुना और गंगा नदी के सहारे सहारे फैल गए। मध्यकाल तक नगरों में प्रशासकीय, धार्मिक, व्यापारिक व रिहायशी आदि सभी प्रकार के कार्यों के जमाव के आकर्षण का केंद्र बिंदु नगर का केंद्रीय भाग या उससे सटा हुआ भाग रहा। यहाँ पर कार्य मिश्रित रूप से फैल गए। इसी प्रकार उन्होंने अपकेंद्रीय शक्तियों को 6 भागों में बांटा है। स्थानात्मक शक्ति। शहर के केंद्र में अत्यधिक भीड़ लोगों को परिधि या उपांत क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर करती है। स्थल शक्ति। एक विशेष साइट की आवश्यकता जो शहर के केंद्र में नहीं पाई जा सकती है, सीबीडी से बाहर की ओर ले जाती है। पारिस्थितिक शक्ति। शोर, प्रदूषण और शहर के केंद्र का क्षय लोगों और व्यवसायों को उपनगर में जाने को मजबूर करता है। सामाजिक मूल्यांकन की शक्ति। शहर के केंद्र को लोगों द्वारा पुराने और शिथिल के रूप में देखा जाता है, जबकि परिधि को युवा, जीवांत और गतिशील के रूप में देखा करते हैं। बसाव का स्तर एवं संगठन। शहर के केंद्र में उच्च किराए दरों और करों लोगों और व्यवसायों को मजबूर करते हैं। तथा मानवीय सूत्र। मानवीय सूत्र के अर्थ में केंद्र की तरफ या उससे विपरीत दिशा में स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी मानव पसंद के सभी तत्व या कारक शामिल हैं। नगरीय विकास के दूसरे चरण में केंद्र अभिमुखी शक्तियों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इसके प्रभाव से कार्य क्षेत्रों में अपनी स्थिति में परिवर्तन अंकित किया। नगर के केंद्र में फैला सघन व्यावसायिक क्षेत्र अपने चारों ओर को जाने वाली सड़कों के सहारे सहारे बाहर की ओर फैलने लगा। इन सड़कों पर कुछ प्रमुख वस्तुओं के बाजार स्थापित होने लगे। पुरानी दिल्ली की सब्जी मंडी, कानपुर की बैकुंठपुरी लेन, वाराणसी में विश्वनाथ गली तथा थोक व्यापार मंडियां इस केंद्रीय भाग के समीपवर्ती भागों में सड़कों के सहारे सहारे स्थापित हुई। कुछ नगरों में सिविल लाइंस, कचहरी व कैंट की स्थापना ने नगरों की आंतरिक संरचना पर विस्तृत प्रभाव डाला। अजमेर में सिविल लाइंस और कचहरी ने शहर को बाहर की तरफ फैलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
इनको नगर के बाहरी छोर पर स्थापित किया गया, जो केंद्र अभिमुखी शक्तियों का उदाहरण है। वृहद नगरों के उपनगर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थानों, तकनीकी विश्वविद्यालयों, वृहद औद्योगिक इकाइयां, रिहायशी अपार्टमेंट के निर्माण ने नगरों के बाह्य विस्तार को अपूर्व शक्ति प्रदान की है। जिस प्रकार कोटा में कोटा विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा शहर के बाहर की तरफ में फैलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। नगर के भीतर भिन्न भिन्न उपयोगों या कार्यों की स्थिति और वितरण के लिए डिकिंसन महोदय ने कुल मिलाकर 7 प्रकार की प्रक्रियाओं या प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, जिनके पीछे आर्थिक शक्तियां, सामाजिक अभिरुचियां तथा राजकीय विधान निर्माण जैसे तत्व कार्य करते हैं। पहला, केंद्रीकरण। यह केंद्राभिमुखी शक्तियों का परिणाम है, जिसमें स्थान की रगड़ को दूर करने के लिए लोगों और उनके कार्यों की प्रवृत्ति नगरीय केंद्र में पूंजीभूत होने की होती है। प्रत्येक कार्य उस स्थान पर स्थित होना चाहता है जहां कीमत और समय दोनों के संदर्भ में दूरी न्यूनतम होती है। केंद्रीकरण की प्रक्रिया ही भूत में नगरों के जन्म और आधुनिक समय में उनके विकास का मूलभूत कारण रही है। पूंजीकरण या कंसंट्रेशन नगर के भीतरी आवासीय और अनावासीय भूमि उपयोगों या कार्यों की स्पष्ट क्षेत्रों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति को पूंजीकरण या एकत्रीकरण कहा गया है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र तथा व्यापार के अन्य उपक्षेत्र तथा औद्योगिक, आवासीय, प्रशासकीय तथा अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों का विकास मुख्यतः इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। तीसरा, बाह्य विस्थापन। नगरीय क्षेत्र के भीतर एकत्रित मौजूदा पुंजों के खुले बाह्य भागों की तरफ स्थानांतरण को बाह्य विस्थापन कहा गया है, जो अपकेंद्रीय शक्तियों के कारण होता है। नगरीय ईंट गारा संश्लिष्ट का फैलाव या बाहर के क्षेत्रों की दिशा में इसका विकीर्ण होना इसी प्रक्रिया का द्योतक है। विगत अर्ध शताब्दी में लगभग 1960 से आधुनिक नगर के विकास की दिशा में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत प्रवृत्ति या विशेषता रही है। इसे संयुक्त राज्य में प्राय नगरीय विस्फोट के रूप में देखा जाता है, जो मम्फर्ड के नगरीय अंतःकेंद्रीकरण अर्बन इम्प्लोजन के विपरीत अर्थ में है। विकेंद्रीकरण, इसका अर्थ है नगर के कुछ कार्यों या कार्यात्मक इकाइयों का एक ऐसे स्पष्ट और अलग नगर या केंद्र में स्थानांतरण या बिखरना जो स्वयं एक स्वतंत्र स्थानीय प्रादेशिक केंद्र या नगर के रूप में कार्य कर रहा है। पांचवा, पुनः केंद्रीकरण। विकेंद्रित कार्यों को अन्य कार्यों के साथ पुनः एकत्रित करने की प्रक्रिया को पुनः केंद्रीकरण कहते हैं, जो 4 प्रकार से हो सकता है। एक दूसरे के पूरक बड़े निर्माणों को एकत्रित करके, छोटे औद्योगिक निर्माणों या इकाइयों को प्रदेश के छोटे नगरों में स्थानांतरित करके, महत्वपूर्ण ग्रामों या बहुत छोटे नगरीय अर्धनगरीय केंद्रों में छोटी इकाइयों को स्थानांतरित करके, और छोटे निर्माणों को छोटी पारिवारिक कार्य इकाइयों के रूप में चित्रा करके। प्राकृतिक प्रवृत्तियों या नियोजित प्रयासों के रूप में ये विशेषताएं सर्वत्र देखने को मिलती हैं। छठा, आवासीय पृथक्करण या अलगाव। स्पष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों के रूप में आर्थिक उपयोगों के पंजीकरण की भांति आवासीय पृथक्करण का तात्पर्य है नगर निवासियों के अलग अलग आवासीय क्षेत्रों के रूप में बसने की प्रक्रिया या प्रवृत्ति। नगर के किसी भाग में बसते समय या स्थानांतरित होते समय 2 कारकों की तरफ मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। एक तो किन क्षेत्रों में जीविका या अन्य इच्छित साधनों और कार्यों की उपलब्धि अधिक और बेहतर है, तथा दूसरे समान समूह, प्रजाति, रुचि, संस्कृति, समुदाय या आर्थिक दशा के लोग सबसे अधिक कहाँ मिल सकते हैं। और सातवां है प्रभुत्व, आक्रमण और अनुक्रमण, डोमिनेंस, इन्वेजन एंड सक्सेशन। नगरीय परिस्थिति विशेषज्ञों द्वारा वर्णित इन क्रियाओं का संबंध भवनों के उपयोग तथा उनके उपयोगकर्ताओं में परिवर्तन से है। किसी दिए हुए उपयोग के किसी क्षेत्र में इस तरह स्थापित हो जाने की प्रवृत्ति को प्रभुत्व कहते हैं, जिससे अन्य लोगों से
प्रतिस्पर्धा अधिक प्रभावशाली नहीं होती है, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ उस उपयोग का प्रभुत्व गिरावट की अवस्था में पहुंचते हुए अथवा आक्रमणों से क्रमशः अन्य उपयोगों या उपयोगकर्ताओं द्वारा बदल दिया जाता है। नगर के किसी क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन को भूगोलवेताओं ने अनुक्रमणीय उपयोग या बसाव की संज्ञा दी है। तीव्र नगरीय वृद्धि एवं स्थानांतरण की विशेषता वाले नगरों में इस प्रकार का परिवर्तन विशेष रूप से देखने को मिलता है। नगरीय केंद्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में और इससे निकलने वाले बड़े यातायात मार्गों के सहारे नगरों के आंतरिक और मध्यवर्ती पेटियों में भवनों एवं क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक दशाओं में गिरावट और परिवर्तन सामान्य नियम के रूप में देखे जाते हैं। इन परिवर्तनों की समाप्ति भवनों एवं क्षेत्रों के पुनर्नवीनीकरण से होती है। नगरों में कार्य करने वाली उपयुक्त प्रक्रियाएं निम्नांकित सामान्य रूपों का विकास करती हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने जाना कि नगर की आंतरिक संरचना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर दो ग्रुप में उनको बांटा जाए तो मोटे तौर पे उनको भौतिक कारक या सांस्कृतिक कारक के रूप में कर सकते हैं। अगर विद्वानों की बात करें कोबे के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, और डिकिंसन के द्वारा ये जो अभी 7 वर्ण हमने किए ये होते हैं जो नगर की आंतरिक संरचना को प्रभावित करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। हम शीघ्र आपके लिए नगरीय भूगोल का दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।